today we are going to study a very important topic, that is chapter number 23 from Excel, Community Mental Health. इसके साथ पेयरिंग है चैप्टर नंबर 22 की, और मोस्ट कॉमनली SCQ आता है फ्रॉम दिस चैप्टर, और ये बहुत इजी है और ये आराम से अभी कवर भी हो जाएगा. इसमें बहुत सी बातें खुद से लिखने वाली है और बिल्कुल जनरल सी बातें हैं, और इम्पॉर्टेंस इस चैप्टर की बहुत है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटल हेल्थ क्या होती है? मेंटल हेल्थ, दिस इज द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड. एक इंसान अपनी जो जहनी कैफियत है, अपने जो बैलेंस कैसे मेंटेन कर रहा है अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के साथ, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट लोगों के साथ, उसके सोशल कैसे सारी डेवलपमेंट है, कैसे पीस ऑफ माइंड उसका है कि नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ हार्मनी जो अचीव वो करता है विद हिज और हर एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, उसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ. बेसिकली दिस इज द स्टेट ऑफ हार्मनी, और इन सारी चीज़ों के साथ उसकी जो को एग्जिस्टेंस है उसको वो कैसे बैलेंस कर रहा है. अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेन 2 टाइप्स हैं, मेजर एंड माइनर. मेजर मेंटल इलनेस जिसको हम साइकोसिस भी कहते हैं, इसमें आगे फर्दर टाइप्स हैं. फर्स्ट इज शिजोफ्रेनिया, और इसको हम स्प्लिट पर्सनैलिटी भी कहते हैं. इसके अलावा मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस एंड पैरानोया, और ये बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं. आगे हमने फार्मा में भी इनको स्टडी किया है. शिजोफ्रेनिया का आपको पता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी को कहते हैं. मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो डिप्रेशन में इंसान पागल होने वाला हो जाता है, ये वो स्टेट है. फिर पैरानोया बताया हुआ है विद एक्सट्रीम सस्पिशन. फिर माइनर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट इज न्यूरोसिस, ये साइकोन्यूरोसिस. इस कंडीशन में इंसान के बहुत सारे फियर्स होते हैं और वो ऑब्सेशंस डेवलप कर लेता है, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इसके अलावा. फिर उसके बाद आती है एटियोलॉजी. ये बिल्कुल जनरल सी बात है, इसको जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है. क्या कॉजेज हो सकते हैं इनके? ऑर्गेनिक कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक कोई पैथोलॉजी चल रही है जिसकी वजह से ऐसा हो गया है, या हेरिडिटरी है, कोई इसके अंदर म्यूटेशंस हैं, कोई जीन्स उसने इनहेरिट किए हैं, या फिर सोशल फैक्टर्स भी आ सकते हैं. उसके बाद व्हाट आर द क्रूशियल पॉइंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपने ये इसके 5 पीरियड्स हैं, ये याद रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रीनेटल पीरियड. यहाँ पे ब्रेन की और सारी चीज़ों की डेवलपमेंट होनी होती है, तो यहाँ ये फेज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और यहाँ पे जो मेटरनल कंडीशन है वो डिफाइन करेगी कितनी डेवलपमेंट होगी उस बेबी में. उसके बाद आता है फर्स्ट 5 years ऑफ लाइफ. ये वो ईयर्स हैं जब इंसान जो है रिलेशनशिप बनाना सीखता है, रिलेशनशिप विद हिज मदर, विद द सराउंडिंग वर्ल्ड को उसने पहचानना शुरू करना है. और फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पेरेंट्स के साथ अपनी होगी ना, उसके बाद जैसे वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ एक्सपोज होगा. उसके बाद आता है स्कूल चाइल्ड. स्कूल चाइल्ड में इम्पॉर्टेंट होता है टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप, और टीचर भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो घर में सीखता है पेरेंट्स से, उस तरह टीचर भी उसकी बिल्कुल एक रोल मॉडल की तरह है. तो यहाँ एक बहुत असरात होते हैं उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. फिर एडोलेसेंस होता है, ये जुनूनी एज होती है इंसान की. जब लिखा उन्होंने बताया भी हुआ है कि दिस इज ऑल ऑफन स्टॉमी, और इसमें भी फुल सपोर्ट और अटेंशन चाहिए होती है, और यहाँ पे मेंटली इल होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है अगर उसको ये सपोर्ट हासिल ना हो. फिर ओल्ड एज आ जाती है जब इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, उसको ये एश्योरेंस चाहिए होती है कि सारे उसके साथ हैं, तो यहाँ पे भी मेंटल एलिमेंट डेवलप करने का चांस बढ़ जाता है. फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेंटली हेल्दी पर्सन. अब ये 3 कैरेक्टर्स हैं, आपको एज इट इज़ ये आने चाहिए. ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है अपने वर्ड्स में, लेकिन जस्ट इनका अच्छा सा आपको पता होना चाहिए बिल्कुल बैकग्राउंड. उसमें यह है कि एक तो ही इज़ कम्फर्टेबल अबाउट हिमसेल्फ. मेंटली हेल्दी पर्सन फील कंफर्टेबल या राइट टूवर्ड्स अदर्स. एक तो अपने साथ ठीक है, दूसरा अपने सराउंडिंग में लोगों के साथ ठीक है, और तीसरा ये है ही इज़ एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ लाइफ. उसके बाद है वार्निंग सिग्नल्स ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मेंशन है, इनको आपने एज इट इज़ याद रखना है. ये क्वेश्चंस में से अगर किसी का आंसर यस होता है, दिस मीन्स यू आर गोइंग टूवर्ड्स सम मेंटल इलनेस. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टडी करना है, दैट इज़ कॉमन मेंटल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान. इनके जस्ट आपको नाम पता होने चाहिए. वैसे हमने जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और देख लिया कौन से मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं.
अब पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो डिप्रेशन इज़ मोस्ट कॉमन, उसके बाद आता है शिज़ोफ्रेनिया, एपिलेप्सी के केसेस भी अक्सर हमें दिख जाते हैं, उसके बाद आता है एपिलेप्सी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और फिर बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके बाद WHO की रिपोर्ट आपने ये एक दफ़ा पढ़ लेनी है, 10 रिकमेंडेशंस उन्होंने बताई हुई हैं। फर्स्टली इज़ द प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट इन प्राइमरी केयर, उसके बाद साइकोट्रोपिक मेडिसिन अवेलेबिलिटी इनकी होनी चाहिए इन द हेल्थ केयर। एक तो हमने प्राइमरी हेल्थ केयर पे इसको इस लेवल पे टैकल करना है, उसके बाद हमने ये मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। थर्ड हमने करना है केयर इन द कम्युनिटी, बिकॉज ये लोग बाकी जो अपने डिफरेंट होते हैं बाकी अपने सोशल एनवायरनमेंट से, तो इनको हमने वैसा फील नहीं कराना, इसमें आती है कम्युनिटी की जिम्मेदारी। उसके बाद आता है एजुकेटिंग द पब्लिक, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें। उसके बाद है इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज़, फैमिलीज एंड कंज्यूमर्स इन द प्लानिंग ऑफ मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़, हमने ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप करनी है मीन्स गवर्नमेंट ने। उसके बाद आता है इस्टेब्लिशिंग नेशनल पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड लेजिस्लेशन, मीन्स ऐसे कोई रूल्स बनाने हैं हमने जो ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। उसके बाद है डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जो इस काम में मदद कर सकें, यानी कि सारी जो स्टाफ है, जो टीम है, जो इन लोगों को डील कर रही है। उसके बाद आता है लिंकेज विद अदर सेक्टर्स, फिर मॉनिटरिंग कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, इसको हमने मॉनिटर करते रहना है और साथ में रिसर्च जारी रखनी है। ये जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है, दिस इज़ नॉट एन SEQ, लेकिन रीड ज़रूर करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट SEQ है प्रिवेंशन ऑफ कॉमन मेंटल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। अब ये प्रिवेंशन की, जैसे हर चीज़ में प्रिवेंशन के 3 लेवल्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी प्रिवेंशन के हम लेवल्स पढ़ेंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है कि एक डिजीज़ को होने से रोकना, कि उसके जो है रिस्क फैक्टर्स वगैरह डिक्रीज करना। अब वो कैसे होता है, या तो हम पॉजिटिव एजेंट हटा दें और रिस्क फैक्टर्स उसके रिड्यूस कर दें, लाइक स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर मेंटल एलिमेंट। उसके बाद होता है इनहेंसिंग होस्ट रेजिस्टेंस, कि वो ज़्यादा इसको अगर ये हालात चल रहे हैं तो उसको बर्दाश्त कर सके। फिर इंटरफेयरिंग विद द मोड ऑफ डिजीज़, यही मेन बात है जो इन 3 पॉइंट्स में हमने कही है, वो यही बात है प्रिवेंशन में जो आती है। उसके बाद आता है सेकेंडरी में होता है कि अगर एक डिजीज़ हो गई है तो अब हमने उसको कैसे टैकल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कोशिश होनी चाहिए अर्ली डायग्नोसिस की। उसके बाद आता है ये साइकेट्रिक केयर हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फैमिली सर्विस एजेंसीज एंड फैमिली बेस्ड हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर दिस, ताकि हम इस कंडीशन को टैकल कर सकें, इसका इलाज कर सकें। अब टर्शरी प्रिवेंशन वो होती है कि अगर एक डिजीज़ हो चुकी है, अब हमने उसमें लिमिटेशन कम से कम हो और रिहेबिलिटेशन हम करवा सकें, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम उसका ड्यूरेशन कम करने की कोशिश करेंगे, रिहेबिलिटेटिव एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ इंटेलिजेंस। अब ये इंटेलिजेंस बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, इसका जस्ट मैं जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ, इसको आपने एक दफ़ा जस्ट रीड कर लेना है, इसमें करने वाला और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। इंटेलिजेंस क्या होता है, दिस इज़ द कैपेसिटी टू इंटरप्रेट एक्सपीरियंस एंड टू लर्न फ्रॉम इट एंड टू मॉडिफाई बिहेवियर इन द लाइट ऑफ इट, यानी कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उससे आप सीखें और अपने बिहेवियर को उसके मुताबिक मॉडिफाई करें। ये सारा करने की कैपेसिटी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। IQ से मेजर करते हैं और IQ का साथ फॉर्मूला गिवन है। इसके लिए IQ के लिए जो वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल होता है, जिसमें हमारे पास 2 मेजरमेंट्स होती हैं। एक वर्बल टेस्ट है जिसके लिए उसने कुछ बताई हैं चीज़ें, इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंशन, अरिथमेटिक, सिमिलैरिटीज़, डिजिटल स्पैन, वोकेबुलरी, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और परफॉर्मेंस आती है जिसमें पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिज़ाइन, पिक्चर अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट असेंबली एंड डिजिटल सिंबल। ये जस्ट आपने नाम करने हैं, इसमें वैसे कुछ भी नहीं आता पेपर में। और चाइल्ड का हमने IQ क्यों मुहैया करना है, क्योंकि अगर जो लो IQ वाले हैं उनको स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है, और जो हाई IQ वाले हैं उनको हम स्किल्ड एजुकेशन के लिए तैयार रखते हैं। बाकी इसी तरह ये ज़रूरी है चिल्ड्रन का IQ मुहैया करना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मेंटल डेफिशिएंसी और मेंटल इलनेस। डेफिशिएंसी वो है कि एक इंडिविजुअल है जो इसके इंफीरियर मेंटल कैपेसिटी है और इसके अलावा एनवायरनमेंट का भी एडवर्स इफेक्ट हो गया उस पर। और मेंटल इलनेस वो होती है कि जब एक इंसान बॉर्न नॉर्मल है लेकिन उसमें ये चीज़ें बाद में डेवलप हो गई हैं, जो स्टार्ट से ही ऐसा है उसमें डेफिशिएंसी है, लेकिन इलनेस जो है वो बाद में हो रही है। फिर ये कुछ टर्म्स हैं, इनके मीनिंग पता होने चाहिए। ये एज इट इज़ आपको कुछ टर्म्स भी पूछ ली जाती हैं। फर्स्ट इज साइकोपैथेटिक पर्सनैलिटी, द पर्सन हु सेटिस्फाइज हिमसेल्फ एंड नॉट द पर्सनैलिटी।
sorry, not the environment. These are called psychopathetic personality. Then there is neurosis. Neurosis is the one who satisfies the society and not himself. यानी वो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे. और साइकोटिक पर्सनालिटी वो होती है जो ना खुद को सेटिस्फाई कर पाते हैं ना ही इन्वायरमेंट को. तो ये कुछ टर्म्स आपस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. साइकोपैथेटिक, न्यूरोसिस एंड साइकोटिक पर्सनालिटी, तो इनमें डिफरेंस याद रखना है. उसके बाद आता है डिल्यूजन. डिल्यूजन होता है कि किसी इंसान का एक गलत बिलीफ और बहुत फर्म बिलीफ कि ऐसा है, और ये ज़्यादातर हमें मिलता है शिज़ोफ्रेनिया में. उसके बाद आता है इल्यूजन. इल्यूजन और हेलुसिनेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए. दोनों में ही फॉल्स इंटरप्रिटेशन होती है. इल्यूजन में ये होता है कि कोई चीज़ है लेकिन आप उसको कुछ और समझ रहे हैं. लाइक इन्होंने एग्जांपल दिया, देयर इज अ स्टिक एंड यू रिकग्नाइज इट एज अ स्नेक. और फिर हेलुसिनेशन वो होती है कि कोई भी सेंसरी स्टिमुलस नहीं प्रेजेंट लेकिन आपको फिर भी वो फील हो रहा है, परसेप्ट हो रहा है. लाइक you are seeing something that is not actually present, you are smelling something, tasting something, या even touching something that is not present in reality. यहाँ पे false perception थी of something that is real, और यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं present लेकिन आपको perception फिर भी हो रही है. उसके बाद आता है drug addiction, drug abuse. So these topics we will continue in the next part.